सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, आज का टॉपिक एक मुख्तलिफ टॉपिक है और दिमागी अमराज से मुतालिक है और बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको या तो इसका इदराक बहुत कम है या इसकी समझ बहुत कम है या लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन ये इंतहाई तकलीफ़ दे बीमारी है कि इसमें हर वो चीज़ जिसको कि आपको शायद इल्म भी ना हो या जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ख़ुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती है और इंसान के पूरे बदन को लाग़र कर देती है, कमज़ोर कर देती है, अपाहज बना देती है, खौफ पैदा कर देती है। देखें, एक शख्स है, मिसाल देता हूँ, जिसकी उम्र जो है 50 साल है, 55 साल है या 60 साल है। वो आदमी आपको बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आगे की तरफ झुका हुआ होगा और आप उसे देखेंगे तो वो पहले आप उससे सलाम भी करेंगे तो वो मुस्कुराने में देर लगेगा, हाथ उठाने में आपको सलाम का जवाब देने में ज़रा देर लगा देगा। अगर वो आपकी तरफ चल के आ रहा है तो आप देखोगे कि वो बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहा है और जब आप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हो तो वो आप अपना हाथ आपसे मिलाने के लिए बढ़ाता है, तो ये उसके हाथ की राशा की हालत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम जो है पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पार्किंसंस डिजीज़ को पार्किंसंस डिसऑर्डर भी कहते हैं, पार्किंसनिज्म भी कहते हैं और शेकिंग पाल्सी भी कहते हैं या शेकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। दर हकीकत ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं हमारी, जो कि हमारे बदन को हरकत देती हैं, चलने फिरने में मदद देती हैं, उसकी बीमारी है। अब देखें क्या होता क्या है। पहले ये समझे कि हम चलते कैसे हैं। हमारे बदन में ब्रेन के जो दो ऊपर के हिस्से हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसके आगे फिर दो हिस्से हैं, एक है मोटर कॉर्टेक्स और एक है सेंसरी कॉर्टेक्स। सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो हिस को, दबाव को और पेन को, गर्मी को, सर्दी को, एहसास को, टच को, इन चीज़ों को जो है महसूस करता है, दबाव को महसूस करता है या कोई भी जल्द के ऊपर या गोश्त के अंदर कोई तब्दीली आ रही हो उसको महसूस करता है। हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, कहीं ऑपरेशन हुआ होता है। ये सारे जो एहसासात जो होते हैं हमारे जो है, ये हमारे एक ट्रैक से कि जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे दर्द जो होते हैं उसके साथ ताल्लुक़ है। और दर्द जब किसी जगह पे होता है तो बहुत सारे केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो ये सेंसेशंस का काम है। कोई हमें टच कर जाए, हमें पता होता है गर्मी सर्दी का मौसम का, कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम उठा लेते हैं, यानी इवन के पोजीशन सेंस अगर हम हाथ यूं करते हैं तो इसके जो पोजीशन जो होती है उसका भी हमें सेंसेशन से पता चलता है। फिर फाइन सेंसेस हैं, जैसे कि देखना है, सुनना है, सूंघना है, टेस्ट है, ये सारी चीज़। एक है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे उठने में, बैठने में, चलने में, पोजीशन बनाने में, हमारा जो है हमारा जो बैलेंस है उसको जो है रखने में, हमारे बदन की ताकत कितनी है। कुछ हमारी एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं, हम बचपन से अब तक जो कुछ करते आते हैं, कई आदत हम में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि एक आदमी अपना दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो मजबूत होगा, अगर वो लोहार है तो दाएं हाथ से काम करता है मजबूत होगा। तो ये मोटर एक्टिविटी है। मोटर एक्टिविटी में भाग दौड़ है, गेम्स हैं, चलना है, फिरना है, सामान उठाना है, गरज के आपकी ज़िंदगी को मुतहर्रक रखने वाली जो चीज़ें हैं वो मोटर कॉर्टेक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हम ये कहते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ जो है ये मोटर ब्रेन फंक्शन का डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर जो है क्यों होता है। अब हर बीमारी के पीछे जो है साइंटिस्ट जो हैं और डॉक्टर जो हैं ये तलाश करते हैं कि वजह क्या है। तो एक वजह तो ये है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई ख़ास केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो टॉक्सिक हैं, वो जहरीले हैं और वो आपके ब्रेन के किसी ख़ास हिस्सों को मुतासर कर। कुछ ब्रेन में एक्टिविटी करने के लिए, जिसे हम कहते हैं, वो जो ब्रेन के साथ ताल्लुक़ रखता है हिस्सा हमारे ब्रेन के अंदर जो कि इस बीमारी में इफ़ेक्ट होता है, उसे हम सब्सटेंशिया नाग्रा कहते हैं। सब्सटेंशिया नाग्रा जो है ये मिड ब्रेन में दोनों तरफ होता है।
इसका ताल्लुक जो है हमारे मोटर कॉर्टेक्स से होता है और जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं और न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और वो डोपामिन सिक्रेट करती हैं। तो डोपामिन सिक्रेशन भी कम हो जाती है और वो नर्व जो है किसी भी वजह से डैमेज हो जाती हैं, उनकी जो है उसमें कोई ज़ख्म आ जाता है, वो स्लो हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो एक बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है कि जिसकी बड़ी ख़ास सिम्टम्स और साइंस हैं। अब साइन सिम्टम्स में दूसरी वजह क्या हो सकती है कि अगर ये मर्ज खानदान में हो, माँ बाप को हो, रियल अंकल को हो, बड़े भाई बहन को हो, तो ये उन लोगों को भी हो सकता है। तो ये दो बीमारियां जो हैं, एक तो इटियोलॉजी ये है कि वो अननोन है, कुछ नहीं पता क्यों हो जाती है और क्यों ये टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि सेप्टेंशिया नाइग्रा की जब डेथ होना शुरू हो जाती है और वो हिस्सा जो है जबकि कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे बदन में लीवीज बॉडीज पैदा होती हैं जिनसे कि टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं और वो जो है उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है कि इस मरज़ को बढ़ने से बचाया जा सके। अब इंसान की क्या पोजीशन होती है? अमूमन ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा फरबा नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन हालत देख के अमूमन अगर तो मरीज़ गरीब है तो लाजमी बात है कि वो मैला कुचैला भी हो सकता है, उसकी हाइजीन ठीक नहीं होगी, वो एपेथेटिक होगा, उसके चेहरे के तसुरात नहीं होंगे, उसके चेहरे पे खुशी के तसुरात नहीं होंगे, स्पॉट चेहरा होगा, बातचीत करने में उसके इम्प्रेशन नहीं होंगे, खुशी के जज्बात का इजहार कर रहा होगा तो मुस्कुराहट नहीं कर सकेगा या कहका नहीं लगा सकेगा, बोलने में उसे परेशानी होगी, परेशान दिख रहा होगा, हाथ पैर में राशा होगा। अच्छा देखिए, पार्किंसन डिजीज में ज़रूरी नहीं होता कि राशा हो या आपकी गर्दन हिल रही हो। इस चीज़ को एडवांस स्टेज में ये ज़रूर पैदा हो जाती है, पहले कम होती है। पहले तो आप यह कि कभी आपसे प्याली गिर गई, कभी आपसे पेन गिर गया, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बदन में दर्द होना शुरू हो जाते हैं और ये दर्द ऐसे होते हैं कि जिनको ना डॉक्टर मालूम कर सकता है इनिशियली, ना फैमिली फिजिशियन, ना मरीज़ बता सकता है। कभी लेटे में दर्द, कभी चलने में दर्द, कभी कपड़े बदलने में दर्द। फिर ये दर्द अपनी नौयत बदलता रहता है। मरीज़ कभी कहता है आज जोड़ों में दर्द है तो अगले दिन पेट में दर्द है, फिर अगले दिन कभी भूख खराब हो गई है, कभी मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, कभी हाथ पैर में जान नहीं है, कभी मरीज़ बिल्कुल सोने की कोशिश करेगा कि बस मैं नहीं उठता हूँ, कपड़े नहीं बदलता हूँ। इस तरह ज़िंदगी की जो रमक होती है, जो एक्टिविटी होती है, जिस तरह के हम डिप्रेशन का जो स्ट्रॉन्ग किस्म का मरीज़ होता है, ये लोग ऐसे हो जाते हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी इनकी कम होती है, खाने पीने में इनके बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, थूक निगलने में, खाना खाने में इनके मसाइल पैदा हो जाते हैं, यूरोलॉजिकल पेशाब आना, पेशाब का रुक जाना, पखाना आना ना आना, अमूमन कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वेट लॉस शुरू हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं कभी, और सोने में भी इनको राशा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सोने के साथ राशा कम हो जाता हो। तो राशा एक मेजर कंपोनेंट है जिसे कि शेकीनेस कहते हैं, सर का हिलना, बॉडी का हिलना, किसी एक हाथ का हिलना या हाथ पैरों का हिलना। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और रिजिडिटी ऐसा ऐसा, चूँकि मसल ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते और हमारे पट्टे बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारे जो अज़ा कमज़ोर होते हैं और मुतहर्रिक नहीं होते, मूवमेंट्स उनमें कम हो जाती है, तो वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो जब इनसे हाथ मिलाने के लिए कहा जाता है तो आप ज़रा देखिए, तो वो हाथ यूं अगर पड़ा है तो वो, और जब वो वापस आएगा तो इसे हम कहते हैं कि कॉग व्हील रिजिडिटी, या जो है एक नाइफ होता है, पुराने ज़माने में जो फिल्मों में दिखाया जाता था, टक 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 करके खुलता था, फिर बंद भी कभी टक टक करके होता था, कभी जल्दी होता था। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना, बिला वजह पसीना आ जाना, तो मसल्स की कमज़ोरी। अच्छा देखिए, दर्द क्यों होता है? असल में ये एक सिंड्रोम है, हम इसे बीमारी तो कहते हैं। तो ये जेम्स पार्किंसन जो है, इसने इस डिजीज़ के बारे में जो पहला आर्टिकल लिखा था वो 1775 में लिखा था और उसकी डेथ जो है वो भी 19वीं सदी के शुरू में ही हो गई थी, 1800 मेरे ख्याल में कोई 25 या 30 के करीब। उसने इस डिजीज़ के बारे में पहले लिखा था कि इसको शेकिंग पॉल्सी का नाम दिया था
शेकिंग पॉलिसी का मतलब यह है कि ब्रेन पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई डेथ ऑफ ए टिश्यू ऑफ द ब्रेन, तो जिसको हम फाइलेज भी कहते हैं। तो ये फाइलेज की वो किस्म है जो कि स्लोली ग्रेजुअली टॉक्सिक मटेरियल की वजह से पैदा होती है। देखें, इससे ज़्यादा हम आपको इसलिए नहीं बताते कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। अब इलामात क्या हैं? इलामात में यही है कि उस शख्स को या उस औरत को अगर तो उसकी फैमिली में ये डिजीज़ है तो उसे पता होगा कि उसके बड़ों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। एक सिक्का आपसे ज़मीन में गिर गया हुआ है, आप उसे उठा नहीं सकोगे या उठाते हुए देर लगाओगे या किसी की मदद मांगोगे। कपड़े बदलने में जब आपको हाथ यूं करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, आस्तीन चढ़ानी पड़ेगी, आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। फिर सेंसेशंस जो हैं, कभी गर्म कभी सर्द, कभी आपको फील ही नहीं होगा, और इसी वजह से कई चीज़ें जो है आपकी गिरना शुरू हो जाती हैं। चलते फिरते आप गिरते हैं, आप सोचते हैं क्यों मैं गिर गया, क्या वजह थी? वजह नहीं होती, क्योंकि इनिशियली जो है मरीज जो है वो बड़ी अर्ली लेट स्टेज में होता है, जैसे 50 से लेकर 60 या 65 साल तक। लेकिन जितना भी इंसान बूढ़ा होता है प्रोग्रेसिव एज के साथ, तो फिर ये मर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें बहुत सी इलामात हैं, वो इलामात मैं आपको बताता हूँ। बदकिस्मती से ऐसे मरीजों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना, खाने का अमल, सूंघने का अमल, सेंस ऑफ स्मेल ऑटोमेटिकली इनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब सेंस ऑफ स्मेल नहीं होगा तो इनकी एपेटाइट इफेक्ट होगी। इस तरह से ये खुराक को निगलने में भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। गैस का प्रॉब्लम भी होता है। अजाबत अमूमन जो है सख्त आती है या कभी अमूमन नहीं आती। दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और अगर किसी को राशा हो तो उसका जिस्म हिल रहा हो तो देखिए उसका बदन काम कर रहा है, यानी उसकी हड्डियां काम कर रही हैं, उसके जोड़ काम कर रहे हैं। तो जोड़ थकेंगे तो थकावट का एहसास ज़्यादा होगा, स्लीप जो है ठीक नहीं होगी। तो इस किस्म की इलामात जब पैदा होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम ये डायग्नोज कर देते हैं कि इस शख्स को जो है पार्किंसंस डिजीज़ है, तो उसको दो डिजीज़ों के कॉन्सेप्ट में और भी देखना पड़ता है कि क्या इसे सेरिबेलर डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि सेरिबेलर डिजीज़ जो होती है कि जिसमें जो है चलना फिरना डिफ़िकल्ट होता है और चाल ढाल जो है वो अमूमन शेकी होती है, और मरीज़ जो है अपने स्टेप्स बराबर नहीं ले सकता और उसका बैलेंस ठीक नहीं होता, तो वो सेरिबेलर डिजीज़ होती है। ये उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो हाइंड ब्रेन या सेरेब्रम से नहीं है। ये इसका ताल्लुक जो है वो हमारे बड़े दो दिमाग जो है उसके साथ है, और सबटेंशिया नाइग्रा, और फिर उससे जो है मोटर कॉर्टेक्स के साथ उसका जो ताल्लुक है। हमने करना क्या है, ज़रा सोचिए। आज तक हम कुछ नहीं कर सके, सिर्फ ये कर सके हैं कि कुछ दवाइयाँ जो हैं हमने ऐसी इजाद की हैं कि जो हम देते हैं मरीज़ को, वो एक दवाई नहीं होती। उन दवाइयों के नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वो 3-4 दवाइयाँ आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में कम्बिनेशन में हम देते हैं। हम कर क्या सकते हैं? पहला तो सवाल यह है कि क्या हम देखें कि इस शख्स को माँ के पेट में कोई तकलीफ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से जो है इसको लेट उम्र में पार्किंसंस हो गया। नंबर 2, क्या हम ये सोचें कि डोपामीन जो कम है, वो जो न्यूरॉन्स हैं, क्या हम उन न्यूरॉन को रिप्लेस कर सकते हैं, या उन न्यूरॉन्स को जो है स्टेबल कर सकते हैं, उन नसों को स्टेबल कर सकते हैं? क्या हम जो है स्टेम सेल थेरेपी जो है वो कर सकते हैं कि जो हम अम्बिलिकल स्टेम सेल्स लेके उसको ब्रेन में दाखिल कर दें, या हम जो है वो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने वाली नर्व जो हैं उनको जो है कोई रीजनरेट कर सकते हैं? गरज के इन चीज़ों पे काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स आ जाएंगे जो कि मिड ब्रेन, जो दिमाग का सेंट्रल हिस्सा है, उसमें जो है हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है उसको प्रोड्यूस करने वाली नर्व जो है उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, और उम्मीद करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। हम मर्ज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन को, इसकी बढ़ोतरी को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बताता हूँ जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी ये दवाइयाँ आपने न्यूरो फिजिशियन से लिखवानी हैं। इससे पहले कि आपने क्या करना है, आपने अपना सीटी ब्रेन भी करवाना है, और आपने अपना ब्रेन का एमआरआई भी करवाना है, अपने जनरल टेस्ट भी करवाने हैं, फैमिली हिस्ट्री लिखनी है,
डॉक्टर प्रॉपरली आपके स्केचेस बनाए, आपके जो टेस्ट होते हैं EMG और NCS वो भी करवाए, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल हो। अब आते हैं कि जो दवाइयाँ अमूमन आजकल इस्तेमाल होती हैं, देखिए वो आपको आपका न्यूरो फिजिशियन लिख के देगा, लेकिन आपकी जो जनरल हालत है, जो डे टू डे आपकी हालत होती है वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर, वो आपका फैमिली फिजिशियन कि जिसकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग हो न्यूरोलॉजी में, वो देखेगा। तो वो दवाइयाँ जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है एंटी एपिलेप्टिक्स भी हैं, ठीक है कि नहीं। उसमें जो है हम कैमेड्रिन भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सेलिजिलिन भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डोपामिन एगोनिस्टिक दवाइयाँ जितने भी होती हैं ताकि डोपामिन का लेवल आपके ब्रेन में बराबर हो जाए, और उसमें एक एंटीवायरल ड्रग है एमेंटाडीन, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। इन अद्वियात की कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि इंसान को डिप्रेशन भी होती है तो हम एंटी डिप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंकि नींद डिस्टर्ब होती है तो हम वक्ती तौर पे ख्वाब आवर दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दवाइयाँ जो हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी आपका फिजिशियन आपको बताएगा कि हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है, जो कि CR रिलीज में होती हैं, कॉन्टिन्यूस रिलीज में होती हैं, वो भी हम देते हैं। उसमें जो है जैसे कि एपिवॉल भी है वो भी हम देते हैं, और साथ में हम क्लोनाजिपान भी जो है हम देते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो हैं हमें ये भी देखनी होती है कि हमने देखें, मिसाल के तौर पे किसी को पार्किंसन डिजीज है तो आप ये भी तो देखें कि उसको एपिलेप्सी के साथ भी, एपिलेप्सी भी हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, क्या कहते हैं वो वाले जो है जिसको हम कहते हैं सीजर डिजीज, उसको डायबिटीज भी हो सकती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उससे हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसको डीप उसकी ब्रेन सर्जरी हुई हुई हो, और या उसका पेट खराब है या उसको डिस्पेप्सिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको आपने देनी है। फिर वो रेस्टलेस है, सपोज उसके हाथ पैर जो है वो तकलीफ में होते हैं, वो सुबह कहता है मैं सारी रात नहीं सो सका, उसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हम कहते हैं। उसके फिर हम अलग से दवाई जो है रनिरोल देते हैं। तो ये चीज़ें उनको सुकून वाली दवाइयाँ भी हम देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी जो है वो मेन स्टे है। आपने किसी सूरत में भी पार्किंसन डिजीज के शख्स को ये कह के नहीं ठुकराना कि जी ये तो वर्जिश नहीं कर सकता या हमने इसकी वर्जिश नहीं करवानी। अब ग़िज़ाओं की तरफ आते हैं कि ग़िज़ाओं में आपने उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, क्योंकि ब्रेन को जो है ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज चाहिए, ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन उसको चाहिए। अब ऑक्सीजन के लिए ऐसे मरीज को, अगर वो आदमी यंग है और आपको पता चल गया है कि वो पार्किंसंस की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसे डीप ब्रीथिंग करवाइए, योगा के सेशन करवाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाइए, साइको थेरेपी के लिए लेके जाइए। ऐसे मरीजों का ग्रुप बनाएं जो कि एक दूसरे के साथ अपना जो है ये जो चीज़ें जो है अपनी इलामात जो हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट है या वो फर्दर जो है डिटीरियोरेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्किंसन सोसाइटी जो है वो कायम की जाए। न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके लिए जो है तहकीक करें और उनके लिए जो है कोई स्कीम बनाए, कोई इमदादी स्कीम बनाई जाए। अद्वियात जो हैं वो सस्ते की जाएं और वो हॉस्पिटल में जो है ऐसे मरीजों को फ्री दी जाएं। और फैमिली फिजिशियन का, फिजियोथेरेपिस्ट का और इन लोगों का जो सोशल वर्कर है उनका भी एक रोल है कि ऐसे मरीज के साथ हमदर्दी करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनके लिए सेंटर बनाने में हेल्प करें। क्योंकि देखें ये लोग बहुत स्लो होते हैं, आप इनसे अगर एक्सपेक्ट करें कि ये फ़ौरन आपके सलाम का जवाब दे, ये ज़्यादा सोशल हो, ये खाना ठीक वक्त पे खाए, ये अपने कपड़े जल्दी बदले, और आप उसे रेडिक्यूल कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमें देर हो रही है। आपने उन्हें अपने साथ रखना है, बिल्कुल उनको नॉर्मल समझना है, उनकी हाइजीन का ख्याल रखना है, उनके दांतों का, नाक का, गले का ख्याल रखना है। अगर वो डेंचर्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपरली उनके डेंचर्स को जो है वॉश करवाएं, उनका रेगुलरली जो मुआयना करवाएं। एसोसिएटेड डिजीज़ जितनी भी हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है या एपिलेप्सी है, उसका ख्याल रखें। अगर कोई सर्जरी हुई हुई है या कोई इम्प्लांट अंदर पड़ा हुआ है वो भी आपने देखना है। उसके लिए जो प्रॉपरली जिसने ऑपरेशन किया हुआ है न्यूरो सर्जन, वो भी ऐसे शख्स को जो है या ऐसी खातून को देखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो है जो भी हमने आपसे दीपाचा जो आपको प्री फेस से वक्त बताया है, तो इसके बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे। वो उम्मीद करता हूं कि अगर आपके सवाल और जवाब आए, कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव सवाल और जवाब कीजिए। पार्किंसंस डिजीज़ चूँकि एक मेंटल डिसऑर्डर है
और केमिकल डिसऑर्डर है ब्रेन का। तो हम जब ये बात कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसमें कॉन्स्टिपेशन ना डाल दीजिएगा, उसमें नज़ला ज़ुकाम ना डाल दीजिएगा, उसमें दमा या एलर्जी डाल नहीं दीजिएगा, इस किस्म की चीज़ों को, या उसमें प्रेगनेंसी के सवाल नहीं कीजिएगा। आप ज़रूर जो है पार्किंसन डिजीज़ या इससे मुतालिक कोई बीमारी हो उसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।